हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स में भी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, इतना तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं। एक है माइक्रो, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है मैक्रो, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से हम जानते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा दूसरा हिस्सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आज चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाएं। जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके भाई बंधु हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, उनको भी चैनल से जल्दी जोड़ लीजिए ताकि आपकी तरह वो भी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। बढ़ते हैं टॉपिक पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि आखिर ऐसी क्या समस्या थी, आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या नौबत आई हमारे सामने जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स का बंटवारा करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ा। अगर मैं बात करूं सन 1930 की, 1930, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को महत्व दिया जाता था। महत्व किसका था? सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कोई ज़्यादा बातें नहीं की जाती थी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके बाद पूरे विश्व में एक समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या का जो टाइम पीरियड था वो था सन 1929 से 1933 तक, 4 साल। इसको कहा गया ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, जो ऑलमोस्ट सभी देशों में फैली हुई थी, खासकर यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी जो वर्ल्ड वार हुआ था वो, उसकी वजह से ये था। और ये जो 1929 से 1933 तक का टाइम पीरियड था, इसको ग्रेट डिप्रेशन इसलिए कहा गया क्योंकि यूएसए जैसी कंट्री का जो प्रोडक्शन लेवल था वो भी लगभग 33% गिर चुका था। लगभग 33% उनका जो प्रोडक्शन लेवल था उसमें कमी आ चुकी थी। किसकी? यूएसए की। यूएसए का जो प्रोडक्शन लेवल था उसमें लगभग 33% की कमी आ चुकी थी। इतनी बड़ी समस्या थी। अगर उस टाइम पीरियड के दौरान हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, बेरोजगारी दर जिसको कहा जाता है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी ये 3% से बढ़कर 25% तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले 1929 से पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो लगभग 3% थी, लेकिन इसके बाद कहाँ पहुंच गई? 25% या 25% पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो पहुंच चुकी थी। अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ी, यूएसए का जो प्रोडक्शन लेवल था उसमें लगभग 33% की कमी आई, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये समस्या हमारे लिए कितनी
बड़ी थी। अब देखिए, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तो हमें करना पड़ेगा, उसके ऊपर विचार हमें करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके माध्यम से इस समस्या से निपटा जा सके। इसके बाद देखिए, वैसे तो टाइम पीरियड ये है 1929 से 33, लेकिन अगर आपसे कोई प्रॉपर एक साल पूछ ले तो ये साल था 1930। ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी कब थी? 1930 में अपनी चरम सीमा पर थी। 1929 में शुरू हुई, 30 में चरम सीमा पे पहुंची, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, और चलते चलते लगभग 1933 में ये ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 1930 से पहले केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व था, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कोई ख़ास महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन तब सामने आया एक ऐसा अर्थशास्त्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स के महत्व, या ये कह लो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, उसके प्रति अर्थशास्त्रियों या फिर लोगों के दृष्टिकोण को बदल के रख दिया। और ये काम किया उसकी लिखी हुई एक बुक ने। बुक कौन सी लिखी गई उस टाइम पे? यहाँ लिख देता हूँ, बुक लिखी गई द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये उस बुक का नाम था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब ये एक ऐसी बुक थी जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रति सबके दृष्टिकोण को बदल के रख दिया। इस बुक ने बता दिया कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है। और ये बुक लिखी गई थी जॉन मेनार्ड केन्ज, जिसको हम J.M. केन्ज के नाम से जानते हैं। और ये बुक लिखी गई सन 1936 में। 1936 में J.M. केन्ज नाम के एक व्यक्ति ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ये जो J.M. केन्ज था, एक बात और याद रखना, इसका जन्म हुआ था सन 1883, 1883। और ये एक ऐसी बुक थी जिसको वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की जो प्रभावशाली पुस्तकें थी इकोनॉमिक्स की, जिसने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था इकोनॉमिक्स के बारे में, लोगों के दृष्टिकोण को बदला था, उनमें से एक बुक कौन सी है आपकी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किसने लिखी? J.M. केन्ज ने लिखी थी। कब लिखी थी? सन 1936 में। जन्म कब हुआ था J.M. केन्ज का? 1883 में। और इसको कहा गया वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स बुक्स ऑफ 20th सेंचुरी। अब वैसे तो देखो, ये बुक तो कब लिखी गई? 1936 में। किसने? J.M. केन्ज ने, जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स के महत्व को पूरी तरह से उजागर कर दिया, पूरी तरह से अर्थशास्त्रियों के सामने लाकर रख दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, ये इकोनॉमिक्स का जो हम बंटवारा कर रहे हैं, जो बंटवारा किया गया माइक्रो और मैक्रो के रूप में इकोनॉमिक्स को बांटा गया, ये काम किस महानुभाव ने किया था? ये काम किया था रैगनार फ्रिश ने। यही वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इकोनॉमिक्स के 2 हिस्से किए। कब किए? ये हिस्से किए गए सन 1933 में। और ये जो रैगनर फ्रिश था, ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर कह लो
या आप एक इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री कह लो। और ये जो ओस्लो यूनिवर्सिटी है आपकी, ये है नॉर्वे में। किसने बांटा इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में? इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांटा रैगनर फ्रिश ने। कब बांटा? 1933 में। कहाँ काम करता था? ओस्लो यूनिवर्सिटी में। ओस्लो यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है? नॉर्वे में। उसके बाद चलो ठीक है, इसने इकोनॉमिक्स के 2 हिस्से कर दिए, इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बातें अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्या क्या बातें मैंने आपको बताई, जल्दी जल्दी से क्विकली रिपीट करता हूँ। 1930 से पहले केवल माइक्रो का महत्व था, लेकिन 1929 से 33 की जो ग्रेट डिप्रेशन थी, जिसका एग्जैक्ट टाइम था 1930, एग्जैक्ट ईयर 1930 था। ये एक ऐसी अवस्था थी, एक ऐसा टाइम था, यूएसए का जो प्रोडक्शन लेवल था वो 33% कम हो चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी जो 3% से बढ़ के कहाँ तक पहुँच चुकी थी? 25% तक पहुँच चुकी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो 1930 से पहले कोई महत्व नहीं था, जेएम केन्स नामक व्यक्ति ने 1936 में एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व लोगों के सामने आया। बात करते हैं इकोनॉमिक्स को बांटने की। किसने बांटा? रैगनार फ्रिश ने। कब बांटा? 1933 में। कहाँ काम करता था? ओस्लो यूनिवर्सिटी में। ओस्लो यूनिवर्सिटी कहाँ है? नॉर्वे में। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि ठीक है जी आपने सारा कुछ बता दिया, इतनी अच्छी खासी बातें बता दी। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में भी आई होंगी और आपको लगा होगा कि वीडियो वास्तव में आपके लिए उपयोगी है, यूज़फुल है, उपयोगी जानकारी आपको दी जा रही है। अगर वास्तव में ऐसा लगा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी, बाकी साथी भी, आपके जैसे जो बच्चे हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अब बात आई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर लिखा गया मैक्रो। ये जो इंग्लिश का मैक्रो शब्द है ये कहाँ से निकल के आया? ये निकल के आया मैक्रोज से। और मैक्रोज का जो मीनिंग है ये होता है बड़ा या बिग, आप कह सकते हो। कहाँ से निकल के आया? मैक्रोज से निकल के आया, जिसका मीनिंग है बड़ा। इसको नाम दिया गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या किया? देखिए जब भी बात आएगी इकोनॉमिक्स की, मैक्रो या माइक्रो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ केवल इकोनॉमिक्स की। इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या करती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करती है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं मैक्रो की, जिसका लेवल क्या है? बड़ा। तो यहाँ आप लिखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज ए होल, या एज ए होल की बजाय आप लिख सकते हो ऑफ होल इकोनॉमी। जो आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो मैक्रो शब्द है इंग्लिश का, ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है मैक्रोज, जिसका अर्थ है बड़ा। ये है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें स्टडी करने के लिए आपकी जो इकोनॉमी है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया।
अब वो चार हिस्से कौन कौन से हैं, यहाँ नाम लिख देते हैं उन चारों हिस्सों के। इसमें एक हिस्सा तो बना दिया गया आपका, 4 सेक्टर बने, एक सेक्टर बना दिया गया प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसमें बात करेंगे प्रोडक्शन की। दूसरा आपका सेक्टर बना दिया गया हाउस होल्ड कंज्यूमर सेक्टर, जो प्रोड्यूसर सेक्टर को सर्विस देगा, बदले में उनसे बनी हुई चीज़ें खरीदेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर सेक्टर चीज़ें बनाएगा, जो प्रोडक्शन करेगा, उसको खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। थर्ड इसमें बना दिया गया गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए गवर्नमेंट या सरकार का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है। और फोर्थ और लास्ट बना आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, शेष विश्व, क्योंकि जैसे कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले ही अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही एक इकोनॉमी या एक देश अकेले ही अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, उसे दूसरे देशों का या साथी देशों का साथ लेना पड़ता है, उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो क्या करती है, स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी, पूरी कंट्री। आमतौर पे ये इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बता देता हूँ ये कैसी होती हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, जो कि पूरे देश की है, पूरी अर्थव्यवस्था की है। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, जो कि पूरी कंट्री की है, मतलब जो कीमतें बढ़ती हैं वो भी क्या है, पूरे देश की समस्या है, महंगाई अगर बढ़ती है। डेफिशिट डिमांड या एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है, डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड, ये प्रॉब्लम भी एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, ये ज़्यादा बात नहीं की जाती। आम तौर पे जब भी प्रॉब्लम्स की बात आती है तो सबसे पहले रखा जाता है एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।